हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज लेकर आई हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में सुपर क्विक रिवीजन करेंगे। यस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपका ये सेकंड चैप्टर है क्लास 10 केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों, और हम सुपर क्विक रिवीजन करने वाले हैं और फिर इसके भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग लेट। स्टार्ट करें फटाफट। चलिए, तो आप सभी को पता है कि इस चैप्टर में हमें एसिड के बारे में पढ़ना है, बेसिस के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है और इंडिकेटर जो आइडेंटिफाई कर सके एसिड और बेसिस को। तो चलिए देखिए, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक तरफ आपको एसिड दिख रहा है, एक तरफ बेसिस दिख रहा है। थोड़े से इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं और इन दोनों के बारे में हम समझ भी जाएंगे। एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, मतलब एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। बट बेसिस कैसे होते हैं, दे हैव अ बिटर टेस्ट, कड़वापन होता है इनमें। कोरोसिव नेचर के होते हैं। कौन होता है, एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं जो बेसिस होते हैं। क्लियर है। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, यदि हम लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो ब्लू लिटमस रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है यदि एसिड सोल्यूशन है, और रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है यदि बेसिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 10 रेड लिटमस टू ब्लू एंड टर्न, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लू लिटमस टू रेड। ये आपको ध्यान रखना है। एन एसिड सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयनाइजेस, भाई एसिड हो चाहे बेसिस हो, ये दो बात इनमें कॉमन है कि ये आयनाइज होते हैं। इनमें जो आयनाइज होते हैं ये हाइड्रोजन आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो होते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्लियर है। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जो जैसे मैंने बताया कि देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा है आपको एक्वा सोल्यूशन, और ये देखिए यहाँ पे ये आयनाइज हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन और आपको क्लोराइड आयन मिल रहे हैं। तो मोस्टली ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस क्या है, अ बेसिस इज अ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ये तो होता ही है। अ बेस इज सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे, बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या देंगे बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ओके। और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस यदि बात की जाए तो एसिड यदि है तो आप बेसिस मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको कि एसिड बेसिस की यदि हम बात करें तो क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, स्पेशली बोला गया है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है क्या आपका, इनऑर्गेनिक एसिड। तो पहले हम एसिड के बारे में समझ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट बेसिस। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड तो वो है जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से में स्पेशली होते हैं। तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। आप बहुत सारे एसिड ऐसे जानते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड है ना, लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड में होता है। तो जो खाने पीने की चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं उनमें बच्चों जो एसिड होता है हम उस एसिड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ये वीक एसिड होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। ओके, एंड इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। क्यों बोलते हैं, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, किससे, मिनरल ऑफ द अर्थ से प्रिपेयर्ड होते हैं। एसिड जो स्पेशली है इनको हम मैनमेड बोलते हैं, इनको बनाया जाता है। अब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड में आप नाम जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, मतलब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स है सब जितने भी हैं वो मिनरल एसिड में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नाम लिख दिए हैं मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। ये सारे एसिड यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये मिनरल एसिड है। जबकि कार्बोनिक एसिड ना होता वीक एसिड है, ये वीक एसिड है कार्बोनिक। जबकि और जितने हैं जो वो कैसे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यदि हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं कि टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, या पूछते हैं कि कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि मिथेनोइक एसिड कैसे किसके थ्रू कौन सा ऐसा एनिमल के इंजेक्ट करने से होता है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स पे। तो आपको पता होना चाहिए किस चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो देखिए ये आपके सामने चार्ट है, यहाँ पे लिखा है रेड एंड। रेड एंड मतलब लाल चींटी काटती है ना, बहुत तेजी से लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है बच्चों। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का, HCOOH, आप सभी को पता होना चाहिए। तो एक सेकेंड,
फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर यह देखिए जो लिखा है दिस इज SCOOH। ओके, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड लिख लेंगे हम। नाउ नेक्स्ट विल, अब लिखा है रेड एंट में फॉर्मिक एसिड है। टी, चाय ज्यादा पीते हैं और कहते भी हैं कि चाय ज्यादा पीना नहीं चाहिए बिकॉज हमें एसिडिटी होने लगती है ना, क्योंकि देखिए इसमें टैनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? टैनिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस, हमारी बॉडी में भी एसिड पाया जाता है, आपको बात पता है, जो डाइजेशन का काम करता है। ज्यादा खाली पेट रहते हैं तो ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, तो एसिडिटी हो जाती है क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में मिलता है कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl पाया जाता है बच्चों। फिर देखिए एसिड टोमेटो की बात करें, टोमेटो या स्पिनच की बात करें तो देखिए इसमें क्या है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सार मिल्क जिसको हम कर्ड बोलते हैं, जब जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विनेगर में देखिए एसिटिक एसिड पाया जाता है बच्चों। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। 4th चैप्टर में आपने विनेगर की फॉर्मेशन भी पढ़ी हुई है ना। फिर टैमरिंड, इमली जिसको बोलते हैं, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में देखिए मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज या लेमन की बात करें तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम ना यदि केमिकली वर्ड में या मेडिसिनल वर्ड में बात करें तो स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, मतलब विटामिन सी। ओके, ये चीज होता है। रेंसिड बटर, खट्टा जो खराब हो जाता है बटर, वो ब्यूटारिक एसिड उसमें पाया जाता है। ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड पाया जाता है। फैट जितने होते हैं उसमें स्टियरिक एसिड पाया जाता है। यूरिन की बात करें तो यूरिक एसिड पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो ये देखिए बच्चों सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लाल चींटी का यहाँ पे लिखा हुआ है। लाल चींटी के अलावा आपको बी स्टिंग भी ध्यान रखना है। बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी के काटने से तो भी यही वाला एसिड जाता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड जाता है। तो चाहे लाल चींटी काटे या मधुमक्खी काटे उसमें फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। तो ये सारे के सारे आप बच्चों ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। इसकी आपके पास शीट नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर जरूर इसको पढ़ लीजिए फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अब जो हमने एसिड की तो बात कर ली, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लेकिन एसिड में भी ना हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेट एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इस तरीके से जानते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है बच्चों, अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट इन वाटर। मतलब कि एक्सेस अमाउंट में इसमें एसिड होगा और बहुत ही लो अमाउंट में इसमें वाटर होगा, तो वो कॉन्सेंट्रेट होगा, है ना। आप नींबू पानी पीते हैं, लेमन जूस पीते हैं, हाँ सभी लोग पीते हैं ना। तो जब आप क्या करते हैं, एक ग्लास वाटर में आप 1 लेमन या 2 लेमन लेते हैं, उसके बाद आप पी लेते हैं, पी पाते हैं। लेकिन यदि मैं आपको 4 to 5 लेमन डाल दूं और उसके बाद पानी कम डालूं तो वो कैसा हो जाएगा आपके लिए? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा वो, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम और लेमन की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब बात आती है डाइल्यूट। डाइल्यूट से ही समझ आ रहा है जहां पानी हद से ज्यादा मिलाया जा रहा है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, एसिड की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी और आपके वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जैसे आप लेमन जूस पीते हैं, अच्छा खासा पानी होता है, उसमें आपने 1 लेमन डाल दिया, तो अब ये कौन सा हो जाएगा? डाइल्यूट एसिड हो जाएगा आपके लिए। तो डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जितने भी मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, वो सब क्या है? मैनमेड एसिड जो भी है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे नाम है H2SO4, HNO3, इसके अलावा H3PO4, HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमीन के सारे, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड बनाते हैं, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड H2SO4 और एक नाम और है जो इसमें नहीं दिख रहा आपको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड इसमें स्पेशली होगा। ऑर्गेनिक मैंने क्या बताया? जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। तो ये एसिड एक्सेस क्वांटिटी में ले लोगे तो इफेक्ट करते हैं। अब लेमन ही लेमन लिए जा रहे हो तो क्या होगा, है ना। हर चीज एक लिमिट क्वांटिटी में लेनी है तो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं ये एसिड। बट यदि आप ज्यादा ले लोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं।
विच मेनली कंटेन कार्बन। इनमें स्पेशली थोड़ा सा सिम्टम दिखते हैं जिनमें कार्बन, जैसे फॉर्मिक एसिड दिख रहा है, इथेनॉइक एसिड दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड दिख रहा है। तो मतलब कि कार्बन कंपाउंड की भी बात की जा रही है, बट आप ध्यान रखिएगा मोस्टली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट या हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, ये आप समझ चुके हैं। नाउ ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। यहाँ पे अब बेसिस की बात की जा रही है कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस के बारे में जो जनरल प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं, इट इज बिटर टू टेस्ट। यदि आप टेस्ट करते हैं तो ये बिटर होता है, थोड़ा सोपी टू टच होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब में ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसका क्रिस्टल लीजिएगा, वाटर मिलाइएगा, एक तो आप देखेंगे क्या कि हीट जनरेट होगी, आपको गरम गरम लगेगा, लेकिन आपके हाथ चिकने हो जाएंगे क्योंकि बेस कैसा होता है, सोपी टू टच होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दूसरा, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, बेसिस को यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत आपको ध्यान देना है कि ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। ओके, आप जब मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता है वहां मेटल की बहुत सारी केमिकल रिएक्शन दिखेगी। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों, वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बेसिस याद कर लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यही सब आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है, नहीं। आपको ध्यान रखना है क्या चीज, एक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यदि कहीं आपको मेटल ऑक्साइड दिख रहा है या आपको मेटल हाइड्रोक्साइड दिख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों भी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड का मैंने नाम लिया CaO, क्या नाम लिया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम इज अ मेटल जो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बना रहा है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, ये है बेसिक नेचर का। अब मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए इसी का लिखना है तो आप CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं, या आप मेटल ऑक्साइड में NaOH ले सकते हैं, या आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये मेटल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के क्या, ऑक्साइड, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है वाटर सॉल्युबल बेसिस। अब बेसिस में एक नाम आता है अल्कली, और ये भी बोलते हैं कि बेसिस ही अल्कली है या अल्कली ही बेसिस है, ठीक है ना। तो अल्कली क्या होते हैं, अल्कली होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है, सम बेसिस आर वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, इजिली वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अल्कली होते हैं, और उसके बाद इजिली हाइड्रोक्साइड आयन भी देते हैं। और ये कई ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन इजिली हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं। तो लिखा है अ बेसिस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो सब अल्कली है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किस में आते हैं, अल्कली में आते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि व्हाट इज अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेसिस। अब इसमें भी देखिए नाम आ गया है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वही अल्कली कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वीक बेसिस की कंडीशन में भी आते हैं, तो हम उसको वीक अल्कली भी बोलते हैं। ओके, अ बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये तो आपको पता ही है कि बेसिस क्या होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं, कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस, या हम इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली भी बोलते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बच्चों। दूसरा वीक बेसिस क्या है, अ बेसिस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट, तो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब कि आप ये तो समझ ही रहे हो कि सभी वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन पार्शियली है कि कंप्लीटली है, और आयोनाइज होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते, उनकी टेंडेंसी को देखा जाता है। तो इसमें एग्जांपल देखिए क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अल्कली ये भी है, अल्कली ये भी है, बट दीज आर स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड दीज आर वीक अल्कली। हम इन्हें क्या बोलेंगे, वीक अल्कली बोलेंगे।
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात क्या आई कि मैंने आपको एसिड बता दिया और बेस बता दिया कि भाई एसिड ऐसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है ना, बेसिस कड़वे होते हैं, सोपिटर। लेकिन बात ये आती है कि भाई आपके सामने दो सॉल्यूशन रखा है, कोई एक एसिड है और कोई एक बेस है, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट, आप उसे फाइंड आउट कैसे कर पाओगे? आप सभी एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते कि खट्टा होता है सारिन टेस्ट तो सारे एसिड को पी के देख लो, या बिटर तो उनको टेस्ट नहीं भाई, क्योंकि आप वीक एसिड को तो टेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आपके टेस्ट बर्ड ही गायब हो जाएंगे एंड कोई भी टेस्ट आपको फिर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसे में क्या आए, इंडिकेटर आए। इंडिकेटर का काम ही यही था कि बाय चेंजिंग कलर, वो कलर को चेंज करके बताते थे कि ये एसिड्स है या बेसिस है। ओके, तो यहाँ इंडिकेटर का लिखा है क्या, एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेस इन कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस। ठीक है, कलर को चेंज कर देंगे और उससे एक पर्टिकुलर, बस वो कलर को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि भाई एसिड है तो ये कलर आएगा, इसका मतलब ये एसिड है, बेसिस है तो इसमें ये कलर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिस है। ओके, इस तरीके से इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस व्हिच टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो चलिए अब जानते हैं इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड विल बी सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड विल बी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो 3 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं बच्चों। अब नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, इनका काम कैसे क्या होता है उनके बारे में वन बाय वन जानेंगे। तो पहले देखिए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो जो नेचुरली बनाए जाते हैं, है ना, तो इंडिकेटर ओरिजिनली फाउंड इन नेचर, सम कॉमन एग्जांपल आर, तो ये नेचुरली है और इनको नेचुरली बनाने मतलब कि प्लांट से किसी लीफ से मिल रहा है, ठीक है ना, और किसी प्रोडक्ट से मिल रहा है, उसको रेडी किया जा रहा है। तो नेचुरल इंडिकेटर में जैसे आप एक सिंपल जानते हो लिटमस, ठीक है, लिटमस का नाम बहुत ज्यादा सभी जानते हैं, सभी बच्चों ने लिटमस पेपर देखा भी होगा, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, अब तो लिटमस सोल्यूशन भी आता है। तो लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ओके, जो रेड कैबेज होता है वो कैबेज रेड कलर का दिखाई पड़ता है, हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर का कैबेज होता है, वैसे एक रेड कैबेज होता है जो कि स्पेशली पर्पलिश पर्पल टाइप का दिखाई पड़ता है। एंड फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ये एक फ्लावर है, इससे भी क्या बनता है, नेचुरल इंडिकेटर बनता है। टर्मरिक सभी घरों में पाया जाता है बच्चों, तो टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं लिटमस, रेड कैबेज, लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, टर्मरिक, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर जिनको हम यूज करते हैं एसिड्स एंड बेसिस को फाइंड आउट करने में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है वन बाय वन, हम एक एक इंडिकेटर को जान ले पहले नेचुरल में। जैसे कि मैंने नाम लिया किसका, लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर आपको एक ब्लू कलर में दिखाई पड़ता है और एक रेड कलर में दिखाई पड़ता है। जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है वो एसिड की टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड कलर हो जाएगा, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो देयर इज नो चेंजेस, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, मतलब आपने क्या लिया, ब्लू लिटमस लिया, दो सोल्यूशन है, आपने दोनों में डाल के देख लिया, जिसमें रेड कलर आपको मिल गया, दैट मींस दैट इज अ व्हाट, एसिड। तो यहाँ पे लिखा है टर्न रेड इन एसिड सोल्यूशन, ओके, डज नॉट चेंज कलर इन बेसिक सोल्यूशन एंड सेम विद डज नॉट चेंज कलर इन सॉल्ट, सॉल्ट में भी ये नहीं पाए जाते, सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं आपके। अब रेड लिटमस की बात करते हैं। रेड लिटमस से बेसिक सोल्यूशन में चेंज होते हैं, वो एसिड में चेंज नहीं होते, मतलब रेड लिटमस जो होते हैं वो बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर के हो जाते हैं बच्चों। और फिर यदि आपका एसिड सोल्यूशन में वो रेड डिस में डालोगे देयर विल नो चेंज, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। तो क्या है, रेड लिटमस पेपर विल चेंज इन ओनली बेसिक सोल्यूशन। क्या होगा, रेड लिटमस का कलर ब्लू कलर हो जाएगा, बट रेड लिटमस को यदि आप एसिड सोल्यूशन में डालोगे देयर विल बी नो चेंजेस। सेम इन सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में भी रेड लिटमस कोई कलर नहीं देते, जैसे एसिड सोल्यूशन में भी कोई कलर नहीं देते हैं,
ये सिर्फ बेसिक सोल्यूशन के साथ कलर देंगे, दैट विल बी व्हाट, रेड से वो ब्लू हो जाएगा। ओके, अब लिटमस मिलता कहाँ से है? लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लिकेन अ प्लांट, एक प्लांट है, ठीक है ना, प्लांट के लिकेन से मिलता है, इसको लिकेन बोला जाता है, लिकेन प्लांट। नाउ अब आगे रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, नाम इसका है, देखने में थोड़ा सा पर्पल टाइप का दिखता है, इसको बोलते हैं रेड कैबेज। अब ये जो रेड कैबेज का जो लीफ होता है, इसके एक्सट्रैक्ट से बनता है ये इंडिकेटर, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ये रेड कलर का होता है, कैसे कलर का जो एक्सट्रैक्ट मिलता है वो रेड कलर का। अब एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाता है कलर इसका, तो देखिए लिखा है क्या, रेड कलर का, मतलब एसिडिक सोल्यूशन है और आपने इसको डाल दिया तो वो रेड कलर का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब ये एसिड है। और यदि बेसिक मीडियम है, आप इस इंडिकेटर को डालोगे तो वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से कलर, मतलब सोल्यूशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एसिड में वो रेड कलर का ही दिखाई पड़ेगा जो इसका कलर था, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही बात करते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंशिया। देखिए कितना सुंदर फ्लावर दिख रहा है, दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इससे हम नेचुरल इंडिकेटर को रेडी करते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंशिया से। क्या चेंजेस दिखते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में जाएगा तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, कैसा, ब्लू कलर का, और यदि बेसिक सोल्यूशन में जाएगा तो पिंक कलर का हो जाएगा। और आपने इसका कलर भी कुछ देखा है, कहीं पिंकिश दिख रहा है, कहीं ब्लूइश दिख रहा है, तो ये ना सोल्यूशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करेगा। मतलब एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर हो गया, बेसिक मीडियम में पिंक कलर हो जाएगा, तो वो क्या है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंशिया। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट आपके सामने टर्मरिक, सभी घरों में पाया जाता है, येलो कलर का पाउडर आता है टर्मरिक का, और सभी लोग इसको यूज करते हैं खाना बनाने में, ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, मतलब अच्छा होता है, तो इसको लोग इसलिए यूज करते हैं। लेकिन अब जो टर्मरिक सभी घरों में पाया जाता है, सभी लोग घर में किचन में आप देखेंगे तो ये पाउडर मिलेगा मसाले में, और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है और बहुत सारे चीजों में इसको यूज भी किया जाता है, ठीक है ना। एक तरीके से उसको हम बोलते हैं कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी है। तो टर्मरिक जो येलो कलर का पाउडर होता है, जो सबको पता है, अब आपको देखना है कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है न्यूट्रल सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन और बेसिस सोल्यूशन। मतलब आप खुद ही देख रहे हो कि एसिड मीडियम में टर्मरिक का येलो कलर येलो ही रहेगा। इवन सॉल्ट, मतलब कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा उसमें भी क्या होगा, येलो कलर। लेकिन यदि बेसिक मीडियम आ गया तो जो टर्मरिक का येलो कलर है वो रेड कलर में। अब इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आप घर में ट्राई करना चाहो तो आप सोप सोल्यूशन ले लो। सोप सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है बच्चों, है ना, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो बेसिक सोल्यूशन आपका क्या है, सोप हो गया, और एसिडिक सोल्यूशन में आप लेमन वाटर बना लो। आप इन दोनों में आप क्या करो, टर्मरिक पाउडर को डाल दो 1 स्पून। आप क्या देखोगे, एसिड में येलो कलर दिखाई पड़ेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो सोप सोल्यूशन पूरा लाल कलर का हो जाएगा। तो क्या समझ में आता है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बता रहा है कि भाई मैं एसिड में तो येलो कलर का ही रहूंगा, लेकिन बेसिक मीडियम में मैं रेड कलर का हो जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, टर्न इन वर्मिलियन, इस तरीके से कलर है, मतलब आप इसको रेड कलर पूरा मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब इंडिकेटर की बात करते हैं, कौन से, सिंथेटिक इंडिकेटर की। आपने नेचुरल इंडिकेटर में सारे इंडिकेटर समझ लिए, लिटमस जान लिया, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंशिया पढ़ लिया, एंड क्या पढ़ लिया आपने लास्ट, टर्मरिक। इनको जरूर पढ़ लीजिएगा इसमें कौन सा चेंजेस होता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशली यदि हम देखें तो ये स्टार्टिंग में जो बात की गई है, अब तो बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन हम बात एसिड बेसिस को फाइंड आउट करने की बात करते हैं। तो एसिड बेसिस को फाइंड आउट करने के लिए एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है उसको रेडी किया गया, और एक फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को रेडी किया गया। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। आपको भी तो यहाँ पे कलर चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है इट टर्न्स डार्क रेड ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये ऑरेंज कलर का होता है और इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क रेड ऑरेंज कलर हो जाएगा। लेकिन बेसिक मीडियम की बात करें या हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो ये येलो कलर में दिखाई पड़ेगा, और वैसे ये क्या दिखेगा, ऑरेंज कलर में।
तो येलो कलर देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कभी कभार ना ये ऑरेंजिश भी टाइप का भी दिखता है, ठीक है ना, पूरा रेड जैसा नहीं होगा, तो भी आप समझ लीजिएगा कि वो सोल्यूशन एसिडिक नहीं है। तो एसिड मीडियम में देखिए ये रेड ऑरेंज कलर दिख रहा है, इसका रेड ऑरेंज, और यहाँ पे देखिए ये येलोइश कलर में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही होता है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, दैट इज आल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर, और एसिड और बेसिस को फाइंड आउट करते हैं। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर एसिड मीडियम में कोई कलर नहीं देता, ट्रांसपेरेंट कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में जाते ही वो पिंक कलर का हो जाता है। कैसा? पिंक कलर का। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है पिंक कलर में, वो क्या है? बेसिक सोल्यूशन है। तो इट इज अ कलरलेस सोल्यूशन, पानी के तरीके से दिखाई पड़ता है फिनोल्फ्थालीन। ओके, जब लिखा है इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, जैसे आप बेसिक मीडियम में डालोगे वो क्या होगा? पिंक कलर का। लेकिन एसिडिक मीडियम में कोई चेंजेस नहीं, वो पानी जैसा ही दिखाई पड़ेगा। एंड सेम विथ न्यूट्रल और सॉल्ट सोल्यूशन में भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये क्या है बच्चों? सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपने नहीं सुना होगा बिल्कुल भी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बच्चों जो स्मेल से पता चलती है, एक कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होते हैं जिनको आप कभी भूल नहीं पाते हो, जैसे वेनिला, वेनिला एसेंस है ना, वेनिला की स्मेल है, या अनियन की स्मेल यदि आ जाए तो अबे यार अनियन की स्मेल आ रही है, या क्लोव ऑयल देखा है ना, लौंग, लौंग की स्मेल, लौंग के तेल की स्मेल एक अलग सी होती है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है, उस स्मेल से हम फाइंड आउट कर पाते हैं इन इंडिकेटर को डालने के बाद कि भाई ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो यहाँ लिखा है दो सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic और basic solution are called olfactory indicator। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है? अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल की बात की गई है। क्यों बात की गई है? क्योंकि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। अब हम एसिड और बेसिक मीडियम में इनको डाल के देखते हैं क्या वही स्मेल आ रही है या चेंज हो गई है। ओके, तो पता चलता है कि भाई ये क्या है हमारा, किस तरीके का होता है वो हमारा मतलब इंडिकेटर किस टाइप का है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अनियन जो दिखाई पड़ रहा है वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, बेसिक मीडियम में कैसा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेनिला एसेंस का और क्लोव ऑयल का। तो ये जरूर आप समझ लीजिएगा एक बार। यदि हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं आप जैसे अनियन, यदि अनियन को आप एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होता है कि आप देखोगे कि बेसिक सोल्यूशन में इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई पड़ेंगे। मतलब जो अनियन की स्मेल है, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा हुआ है वो क्या है? बेसिक सोल्यूशन है, तो उसमें वैसे ही अनियन की स्मेल आएगी। लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में वो अनियन की स्मेल पूरी गायब हो जाएगी, वो स्मेललेस हो जाएगा पूरा। सेम विथ यदि हम वेनिला में बात करें तो वेनिला में भी यही कंडीशन होगी, बेसिक सोल्यूशन का जो है वो वैसे एज इट इज स्मेल आएगी वनीला की, बट एसिडिक में नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इनके बारे में पता कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिकेटर को आपने जान लिया, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग में, केस बेस्ड क्वेश्चन में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हर रिएक्शन को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को। अब यहाँ पे लिखा है रिएक्शन विद मेटल। क्या होता है? एसिड मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, आपको अपने दिमाग में रख लेना है कि एसिड और मेटल का यदि रिएक्शन हो रहा है, देखिए मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन यदि हो रहा है बच्चों, तो आप समझ लीजिएगा कि भाई हाइड्रोजन गैस को तो प्रोड्यूस होना है, और कहीं ना कहीं आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई पड़ेगा। हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो जब भी यदि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है तो आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, और दूसरा आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी। तो चलिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है किसका? जिंक का। जिंक बच्चों आप सभी जानते हैं ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट। ओके, अब यहाँ देखिए जिंक इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव मेटल। तो क्या करेगा ये जिंक हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन से में से रिमूव करके जिंक सल्फेट बना लेगा बच्चों, और क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो आप ध्यान रखिएगा, मेटल जब एसिड से रिएक्शन कर रहा है या मेटल पानी से रिएक्शन कर रहा है
तो ये दोनों कंडीशन में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए दिखेगी। हाइड्रोजन को साइड कर दो, जो सोल्यूशन बना है फिर आप बना लीजिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में कोई ना कोई सॉल्ट बनना ही बनना है बच्चों, और आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दिखाई पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल हो गया। अब यहाँ पे आ गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब दो देखिएगा, एक जगह है मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन और एक है मेटल बाइकार्बोनेट या हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों के साथ आपको सेम कंडीशन दिख रही है, क्या कि जब मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट होता है, जब वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो भाई वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, ये दो चीज कॉमन है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो जहां मेटल कार्बोनेट आ रहा है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा बच्चों, वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है ना? तो आपको ये रिएक्शन में करके देखना होगा। दो एग्जांपल आप ले लीजिए। मेटल कार्बोनेट का इन्होंने लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा बोलते हैं, और मेटल बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत ही फेमस नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो NaSCO3 और इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, ये जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, यदि हम इनका रिएक्शन करवा रहे हैं, सपोज कीजिए HCl के साथ इसका भी रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl के साथ इसका भी रिएक्शन करवाएंगे, तो सॉल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बोनेट है। तो आपको ध्यान रखना है पहली चीज एक तो, और दूसरी चीज यदि आपको मैं यहाँ पे बोलूं कि आप देखोगे किस तरीके से आप करोगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट किसका बनेगा, सोडियम क्लोराइड का। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन रहा है। साथ ही साथ मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज होती है और आपको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इसको चाहे तो और अच्छे से शो करने के लिए यहाँ पे एक्वस, यहाँ गैस, क्लियर है, और यहाँ पे लिक्विड करके शो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मेटल, ओनली मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो बच्चों सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रोड्यूस होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया, हाँ, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, इसके ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी के ना एक्टिविटी में दिया हुआ है, इन पे क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। क्या, अब ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है ना, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, देखिए लाइम वाटर में यदि हम क्या करेंगे, पास करेंगे किसको, CO2 को, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए लाइम वाटर है, कौन सा लाइम वाटर है, स्लैग्ड लाइम जिसको बोलते हैं, पानी मिला हुआ है इसमें। एक होता है क्विक लाइम, है ना, और एक होता है लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर है, जब क्विक लाइम पानी से रिएक्शन करता है तो ये एक्वस सोल्यूशन में देखो, जैसे CO2 गैस को आप पास करोगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिस कारण से और भी वाइट प्रेसिपिटेट मिल्की अपीयरेंस दिखेगा, बहुत ही ज्यादा मिल्की। और पानी, आपके लिए एग्जांपल मैं बताऊं, क्विक लाइम आप सभी लोग जानते हैं, मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों। क्विक लाइम जिसको हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, पानी से जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका लाइम वाटर। ये लाइम जो वाटर है, आपको यदि पता है तो घर में जो व्हाइट वॉशिंग होती है तो इसी को अप्लाई किया जाता है। एटमॉस्फेयर में बच्चों होती है कार्बन डाइऑक्साइड, आप रिएक्शन में भी लगा सकते हो, टेस्ट ट्यूब में इसको ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया, इसके थ्रू पास किया, या आप एक एग्जांपल प्रैक्टिकली है कि वॉल पे अप्लाई किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एटमॉस्फेयर में है CO2, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक CO2 जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उसी कारण से वॉल बहुत शाइनी दिखाई पड़ने लगती है, बिकॉज उसका अपीयरेंस कैसा होता है, मिल्की अपीयरेंस हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, इनके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से है इफ एक्सेस ऑफ, अब
वही वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने CO2 गैस पास की, मतलब वॉल पे आपने अप्लाई किया क्या चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 गैस एटमॉस्फेयर में था तो वो शाइनी अपीयरेंस हो गया। लेकिन एक्सेस CO2 पास करते हो आप तो वो कैल्शियम कार्बोनेट अब बन चुका है, अब CO2 उससे रिएक्शन करने लगेगा और धीरे धीरे वो मिल्की अपीयरेंस जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा, यो चीज यहाँ लिखी है। क्या देखिए लिखा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर, तो क्या देखा आपने, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, किस चीज का, वो था कैल्शियम कार्बोनेट का। फर्स्ट डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर अगेन। अब देखिए यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके, मिल्की अपीयरेंस, हमने इसमें CO2 गैस को और एक्सेस अमाउंट में किया तो देखा क्या आपने, बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बच्चों क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है बच्चों, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, देखिए यहाँ पे मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, जो मिल्की अपीयरेंस था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्युबल है वाटर में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए दिखा भी रहे हैं कि पहले ये क्या था, क्लियर लाइम वाटर था, उसमें CO2 गैस को पास की, देखिए मिल्की अपीयरेंस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगा। लेकिन इसी कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस अमाउंट में डाला तो एक टाइम के बाद फिर से मिल्कीनेस गायब हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो ये चीज आपके सामने है और इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। अब बात आई एसिड का रिएक्शन, देख लिया आपने किसके साथ, मेटल के साथ। एसिड का रिएक्शन आपने मेटल कार्बोनेट के साथ देखा, एसिड का रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखा। उसके बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड का एक्शन देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ कैसे वर्क कर रहा है। अब एसिड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। तो जब एसिड के कांटेक्ट में बेस आता है तो वो रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। ओके, तो यहाँ देखिए लिखा है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी रिएक्शन आप ले लो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब ये रहेगा तो क्या होगा, NaCl सॉल्ट है और पानी है, ये बन जाएगा। और ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दिख रहा है इसमें, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी कहलाएगी। अब रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, किसकी, एसिड की। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक। अभी मैंने आपको पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिस में पढ़ा था कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर के होते हैं। और ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या बन रहा है बच्चों, सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है, दिख रहा है आपको। देखिए कॉपर ऑक्साइड एक क्या है, मेटल ऑक्साइड है, जैसे एसिड के कांटेक्ट में आया क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कांटेक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर। तो ध्यान रखिएगा मेटल ऑक्साइड के साथ यदि एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल, सेम कंडीशन होगी जो एसिड के साथ हुआ, एसिड मेटल से रिएक्शन करके बनाते थे सॉल्ट और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी यही होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस मेटल से रिएक्शन करके बनाएंगे क्या, आपके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो देखिए NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मेटल से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस देखिए प्रोड्यूस हो रही है और सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पर बेसिस रिएक्टिव विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वही वाली कंडीशन है, न्यूट्रलाइजेशन वाली कंडीशन आ जाएगी कि सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पर भी बन जाएगा जो आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है वन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, वो रिएक्शन कर रहे थे मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड मेटल ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर के हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। तो जब ये एसिडिक नेचर के होते हैं, इनसे बेस रिएक्शन करेगा तो कंडीशन क्या आएगी, सॉल्ट एंड वाटर की आएगी। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है,
वो रिएक्शन किससे कर रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड से, जो कि एसिडिक नेचर का है। बन क्या गया? सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर shows that non-metal oxides are acid in nature. ओके, ये चीज बात जो मैंने आपको बताई है वो है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बच्चों सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स हमने एसिड जान लिया, बेसिस जान लिया, सुपर क्विक रिवीजन चल रहा है तो जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में बताती जा रही हूँ। अब आ गए यहाँ पे सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा तभी प्रिपेयर होगा, एक एसिड और एक बेस होगा तब, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस हो, लेकिन एसिड और बेस के साथ ही कहानी होगी। तो यहाँ पे भी लिखा है सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, ठीक है ना। और एसिड बेसिस क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर एरो गड़बड़ थोड़ा सा लगा है, हम इसको अच्छे से समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एसिड प्लस बेस, ठीक है, क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। अब एसिड में कोई भी ले लिया आपने, जैसे कि HCl ले लिया, अरे भाई HCl ले लीजिए, बेस में NaOH ले लीजिए, क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया NaCl प्लस वाटर, है ना, ये चीज बना रहे हैं यहाँ पे। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएंगे। अब यहाँ पे अंतर और क्या सकता है? कभी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, कभी दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कभी दोनों ही वीक हो सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई कंडीशन होगी। लेकिन ये क्या होगा? इन्हीं के बीच में रिएक्शन होगा तभी सॉल्ट रेडी होगा, ठीक है। सॉल्ट की पॉसिबिलिटी सिर्फ एसिड और बेसिस से ही होगी बच्चों। तो चलिए सॉल्ट के बारे में आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड हैव यूज्ड टू फॉर्म अ सॉल्ट, जैसे कि न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। एक 3 नाम दिए गए हैं कि भाई ये तो एसिडिक सॉल्ट है, ये तो बेसिक, मतलब सॉल्ट में भी टाइप है, समझ रहे हैं आप। सॉल्ट, हम सॉल्ट से NaCl को नहीं समझते। सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता कि हम घर में, वो सॉल्ट आपका कॉमन सॉल्ट है, दैट इज अ कॉमन, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन सॉल्ट बहुत सारे होते हैं बच्चों, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और ये बनते किससे? ये बनते एसिड और बेसिस से ही है। लेकिन कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कहीं क्या है? वीक एसिड है। तो चलिए देख लेते हैं न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग है तब क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एक एग्जांपल है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बन गया? कॉमन सॉल्ट NaCl बन गया। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने HCl ले लिया और वीक में मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इससे जो सॉल्ट बना अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर, तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। नाउ बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट मतलब कि जहां पे वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी के नाम से वो सॉल्ट कहलाएगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए यहाँ पर वीक एसिड में इथेनोइक एसिड दिखाई पड़ा है आपको, एसिडिक एसिड जिसको बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे बना रहा है क्या? ये सोडियम इथेनोइड या इथेनोइक एसिड, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड होता है उसको बोलते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये सॉल्ट्स बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है लाइक सोडियम क्लोराइड जानते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब क्या है बच्चों? ये सॉल्ट है। ये आप यदि देखो ना तो एक इसमें एसिड और एक बेस है, इसमें एसिड और बेस से मिलके ही बने हुए हैं ये किसी और चीज से नहीं बने हुए हैं। आप बना के देखिएगा तो आपको खुद दिखाई पड़ेगा। पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अगेन सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम इथेनोइड, ये सारे क्या है? दीज आर अ सॉल्ट। ये सब हमारे सॉल्ट कहलाते हैं। चलिए, तो आप एसिड जान गए, बेसिस जान गए, सॉल्ट जान गए। अब आ गई बात पीएच पे, क्योंकि भाई पीएच पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीएच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएच स्टैंड फॉर अ जर्मन वर्ड
ठीक है, और इट्स H। लेकिन कैसे, क्या बोलते हैं, क्या P का मतलब होता है पोटेंस और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हम pH वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए ही काम करेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम जानेंगे पोटेंस मतलब पावर जिसको हम बोलते हैं। अब वो कैसे क्या होता है ये देखिए, चलो आ जाओ भाई जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। अब वो पीएच स्केल कैसे होता है बच्चों, मैं दिखाती हूँ आपको। पीएच स्केल ये है, ये देखिए पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है ना। आप 7 से नीचे जाइए, 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है ना। ये देखिए पीएच स्केल एक ये है, 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये 14 तक की रैंक है इसमें। 7 वाली पोजीशन न्यूट्रल होती है। वाटर क्या है, न्यूट्रल है। वाटर का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है बच्चों। ओके, अब 7 के ऊपर जितना आएंगे, 8 9 10 11 12 13 14, जिनका पीएच वैल्यू 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14, वो क्या हो गए, बेसेस हो जाएंगे, वो बेस होंगे। और जो 7 से नीचे जाएंगे बच्चों वो एसिड हो जाएंगे। अब इसमें भी वीक एसिड और वीक बेसेस होंगे, जैसे कि देखिए 8 9 10 की कैटेगरी क्या होगी, वीक बेस की होगी, जिसको हम वीक अल्कली भी बोलते हैं। और 11 12 13 14 की क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग अल्कली की होगी। ऐसे यहाँ देखिए 7 6 6 5 4 पे आ गया तो ये वीक एसिड हो गया। अब 3 2 1 0 पे आ गया तो धीरे 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 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। और बना किसे हुआ है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब देखिए पीएच की वैल्यू जब देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ा बढ़ती जा रही है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा। पीएच की वैल्यू घटती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको खुद समझ में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस है, कुछ चीजें हैं जिनकी पीएच वैल्यू दिखाई गई है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्क का पीएच वैल्यू क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है एमसीक्यूज में। तो देखिए सामने लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 0 की कैटेगरी में आती है। मतलब 0 1 2 3 4 5 तो हम जानते हैं 7 से नीचे आते हैं, मतलब ये 0 है। तो 0 का मतलब समझ आप, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया आपके, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0 होता है। यदि आपने उसको डाइल्यूट कर दिया है तो उसकी जो कैटेगरी 1 हो गई। हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, आप समझ लो कितना खतरनाक एसिड है, 1.4 होता है। डाइजेस्टिव जूस जिसको बोलते हैं हम, लेमन जूस में देखिए 2.5 होता है, इसलिए आप लेमन भी एक्सेस में नहीं ले सकते हैं। विनेगर कितना होता है, 4 होता है। टोमेटो में बता 4.1, कॉफी में 5। इस तरीके से सारे जो नाम है आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सॉफ्ट ड्रिंक में देखिए दिखाई पड़ा है, मिल्क का जरूर देख लीजिएगा बच्चों, 6.5 मिल्क का पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्योर वाटर सभी जानते हैं 7 होता है। यहाँ देखिए हमारा जो सलाइवा होता है बिफोर मील वो कितना होता है, 7.4 होता है, बेसिक होता है। ओके, सलाइवा आफ्टर मील देखिए एसिडिक हो गया। एसिडिक क्यों, क्योंकि शुगर का ब्रेक डाउन होने लगता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, तभी हम लोग ब्रश करते हैं। और ब्रश कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। ब्लड, हमारी बॉडी का जो ब्लड है देखिए 7.4 बेसिक नेचर, एल्केलाइन है। एग जो हम खाते हैं 7.8, टूथपेस्ट 8, बेकिंग सोडा सोल्यूशन 8.5 तभी ये बेसिक है। वॉशिंग सोडा सोल्यूशन 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका भी ध्यान लीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। ओके, हाउस होल्ड अमोनिया जो होता है 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया है। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड देखो 13 और 14 की रेंज में आ जाएंगे। तो ये जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप सो, और पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये चीज जान गए आप। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब अभी तक हमने देखा था इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या था, कलर चेंज हो रहे थे तो हम बोलते थे इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बनाया गया, ये पीएच वैल्यू को देखते हुए बनाया गया। किसको देखते हुए बनाया गया, पीएच वैल्यू को, और ये बढ़िया इंडिकेटर था। तो लिखा है द कॉमन इंडिकेटर लाइक लिटमस कैन बी वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, कैसे बताएगा, बाय चेंजिंग कलर, वो कलर से बताएगा। दे कैन नॉट टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। क्योंकि क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बना था, अब लेमन जूस रखा हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड रखा है। हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और लेमन जूस क्या है, वीक एसिड है। लेकिन जो लिटमस पेपर है, हमें जितने अभी तक इंडिकेटर पढ़े थे, फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये क्या करेंगे,
ये टेस्ट से हमें सिर्फ ये बताते हैं कि भाई ये दोनों तो एसिड है, लेकिन वो वाले जो इंडिकेटर थे वो ये नहीं बता पाते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा और वीक एसिड कौन सा है। तो इसके लिए आया बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या, पीएच पे डिपेंड था। पीएच के अकॉर्डिंग उसके कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कलर चेंज तो दिखेगा लेकिन पीएच की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका कलर दिखाई पड़ेगा। तो पीएच रेंज से आप पता कर पाओगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो आप समझा पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है लिटमस कैन टेल अस द सल्फ्यूरिक एसिड एंड विनेगर आर बोथ एसिडिक, बट इट कैन नॉट टेल अस द सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और विनेगर इज अ वीक एसिड, है ना, ये नहीं बता पा रहा है। तो वी कैन हाउएवर मेजर the strength of an acid solution or a base solution by using a special type of indicator called universal indicator which work by measuring the pH of a solution। ठीक है, वो pH के ऊपर डिपेंड था। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि जैसे कि pH वैल्यू 0 दिख रही है तो उसका बहुत डार्क रेड कलर दिख रहा है, ठीक है, और आप क्या बोलोगे pH 0 है तो मतलब आप जान गए स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1 दिख रहा है तो रेड दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो भी रेड दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो ऑरेंज रेड दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो ऑरेंज, मतलब कलर तो उसका डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन आप पीएच को देखते हुए बता पाओगे कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे वीक है। ऐसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे आपको कलर दिखाई पड़ रहे थे। ये देखिए चार्ट था, 7 नंबर पे देखिए ग्रीन कलर का ऐसा शो कर रहा है पीएच वैल्यू 76543210 पे गया तो कलर आपका चेंज होता गया मोर एसिडिक, और ये मोर एल्केलाइन, कलर भी चेंज हो रहा है, पीएच वैल्यू भी पता चल रही है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर थे जो बहुत ही ज्यादा काम के थे और बहुत ही बढ़िया थे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और इस पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको भी पता है कि हमारे गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है जिसका काम होता है डाइजेशन का, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 1.4 होता है बच्चों। लेकिन सम टाइम ओवर ईटिंग के कारण या हम बहुत ज्यादा टाइम तक भूखे रह रहे हैं तो एसिडिटी हो जाती है ना, क्योंकि वो पीएच का क्या हो जाता है वैल्यू बढ़ जाती है, अब डाउन हो जाती है, पीएच डाउन ज्यादा हो जाएगा मतलब 1.4 तो ऑटोमेटिकली है, लेकिन इतना ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा तब हमें क्या पड़ती है एंटासिड की जरूरत पड़ती है, मतलब बेसिक सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है जो न्यूट्रलाइज करती है फिर एसिडिटी को। तो ऐसे में आपने देखा है हम इनो ले लेते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप जानते ही हैं जिसको हम मैग्नीशियम, सभी अच्छे तरीके सारे बच्चे इसको जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया या बेकिंग सोडा हो गया, जो घर में चीजें पड़ी होती हैं मिल जाती हैं तो इनको हम यूज कर लेते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपको पता है कि जो हमारा टूथ होता है वो इनेमल का बना होता है, टूथ में क्या होता है ये इनेमल होते हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड चलिए बच्चों। तो हमारे टूथ क्या होते हैं इनेमल के बने होते हैं, और ये जो इनेमल होता है वो किसका होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बच्चों, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारी बॉडी का, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है जो इनेमल होती है, ठीक है, जो हमें मजबूती देती है। लेकिन क्या होता है कि बिफोर मील हमारा जो अंदर का पीएच का जो वैल्यू होती है वो अल्केलाइन होती है, बट आफ्टर मील क्या हो जाता है ये पीएच की वैल्यू डाउन हो जाती है, एसिडिक कंडीशन हो लगती है, बिकॉज फूड का ब्रेक डाउन होता है शुगर में और शुगर से एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि 5.5 समथिंग तक चला जाने लगा तो ऐसे में हमारे टूथ में डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज एक कोरोड जिसको बोलते हैं कोरोजन वाली प्रॉब्लम होती है टूथ में, और जिससे क्या होता है जो हमारा इनेमल होता है वो कमजोर होने लगता है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चों हम लोग ना फिर ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं ना, पेस्ट यूज करते हैं क्योंकि वो एल्केनाइन नेचर का होता है और वो 8.8 तक हमारे उसकी एटमॉस्फेयर को ले जाता है सलाइवा के अंदर के पार्ट को, अंदर के माउथ के पार्ट को, तो फिर वो न्यूट्रल हो जाने के कारण क्या हो जाता है अल्कलाइन मीडियम रहेगा दिक्कत नहीं आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गया। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, आपने खुद ने देखा होगा कि एसिड रेन होता है, पता है ना कि पीएच की वैल्यू डाउन हो जाती है तो पानी में सब जगह यदि एसिड की कंडीशन ज्यादा रहेगी तो क्या होगा जितने भी एक्वाटिक लाइफ है उनकी लाइफ में भी डिफरेंसेस बहुत टिपिकल, मतलब उनकी लाइफ क्रिटिकल हो जाती है। फिर यहाँ लिखा है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, यस पीएच की वैल्यू सॉइल में भी 7 होनी चाहिए, यदि 7 से डाउन या 7 से ऊपर है मतलब एसिडिक या बेसिक है तो प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ता ही है। और ऐसे में आपने देखा भी होगा कि यदि ज्यादा एसिडिक कंडीशन है तो हम क्विक लाइम यूज कर लेते हैं, स्लैग लाइम यूज कर लेते हैं क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते हैं। पीएच चेंजेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, आपने ये भी देखा होगा कई जैसे बी स्टिंग
है ना, एंट स्टिंग इंजेक्ट हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, रैशेज हो जाते हैं क्योंकि एसिड होता है। चाहे बी स्टिंग की बात करें या हम एंट स्टिंग की बात करें या नटल लीफ की बात करें, कांटे जैसा होता है, इनमें मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो इंजेक्ट हो जाता है। ऐसे में घर में कि आपकी बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा यूज कर लीजिए क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, या कोई भी ऐसे बेसिक नेचर की चीज है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो, कॉमन हो, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है वास्प स्टिंग, अपने बचाव के लिए वास्प क्या कर देता है कि इंजेक्ट, कहीं भी स्टिंग लगता है उसका तो उसकी स्टिंग से हमारी बॉडी में एसिड नहीं आता, बेसिक सोल्यूशन जाता है। तो ऐसे में हमें विनेगर यूज करना पड़ता है बच्चों, और विनेगर से फिर वो न्यूट्रलाइज होता है। तो इस तरीके से पीएच की हमारे एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया इस चैप्टर में लास्ट में है, कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा हो गया, पीओपी हो गया, इनके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनकी प्रिपरेशन की मेथड पूछी गई है, इनके फॉर्मूलेस पूछे गए हैं एमसीक्यूज में। अब इनको पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें रहते हैं। और आपको सोडा की फॉर्मूला पता ही है Na2CO3, बट वॉशिंग सोडा में 10H2O रहता है। अब इसकी जो प्रिपरेशन की मेथड है बच्चों वो 3 स्टेप में होती है, इंपॉर्टेंट मेथड है ये, 3 स्टेप में है, इनमें से कोई भी स्टेप या तीनों स्टेप एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में बच्चों देखो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा ही बनता है, मतलब अभी आप बेकिंग सोडा पढ़ोगे तो उसका फर्स्ट स्टेप में देखो प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, सोडा ऐश मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में सोडा ऐश के साथ फिर से वाटर ऐड करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे और हमें मिलेगा क्या, वॉशिंग सोडा। तो देखिए क्या है, यहाँ ब्राइन है, आपको पता है व्हाट इज ब्राइन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रहा है पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की जाती है, मतलब सप्लाई की जाती है। अब जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। आप सेकंड स्टेप देख लीजिए। सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि क्या होता है, जो बेकिंग सोडा मिला है इसको हीट करेंगे और एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड। तो देखिए यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, सोडा ऐश जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म है, CO2 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, गैस प्रोड्यूस होती है। थर्ड स्टेप में जो हमें मिला था, क्या मिला था, सोडा ऐश मिला था, इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और पानी में डिसॉल्व करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो हमें मिलता है क्या, वॉशिंग सोडा। तो देखिए सोडा ऐश को पानी में डिसॉल्व किया, क्या मिला हमको यहाँ पर, 10 molecule of water of crystallization. Okay, so Na2CO3 10 molecule of water of crystallization is the formula of what, washing soda. What are the uses? Uses इसके बहुत सारी जगहों पे हैं, आपको पता है डिटर्जेंट में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि परमानेंट हार्डनेस, पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन से सॉल्ट्स है, सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट्स है ना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इनके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है, इनको रिमूव करने के लिए सोडा यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास हो गया, सोप हो गया, पेपर हो गया, उसमें भी हम कर रहे हैं, और बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा प्रिपेयर कैसे करते हैं, एज इट इज जो आपको दिख गया है किसमें, वॉशिंग सोडा में। फर्स्ट स्टेप, ब्राइन की अमोनिया से रिएक्शन किया गया इन पानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या किया गया, अप्लाई किया गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप ही दिख रही है यहाँ पर, हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा। तो ये तो बहुत इजी है, बेकिंग सोडा आपको याद हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज है, वो समझने वाली चीज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सेम है, क्या ये दोनों सेम होते हैं, क्या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो अब हमें ये चीज भी समझनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा है बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं हम, मतलब इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ओके, टार्टरिक एसिड जो कि आप जानते ही हैं टैमरिंड में मिलता है उसका, और बेकिंग सोडा का ये मिक्सचर होता है, तो वो बेकिंग पाउडर होता है। मतलब ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। हम केक बनाते हैं तो बेकिंग सोडा यूज नहीं करते बच्चों, हम केक बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा है व्हेन बेकिंग सोडा मिक्सेस विद वाटर, जब हम उसको पानी में करते हैं,
प्रेजेंट इन डफ मेड फॉर बेकिंग केक और ब्रेड, द सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होता क्या है मैं आपको बताऊं, अकेले देखा जाए बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का है। यदि आप केक बनाओगे और आपने उसमें डाला तो वो बिटर टेस्ट का होता है बेटा, क्या होता है, बिटर टेस्ट, कड़वापन आ जाएगा आपका केक में। इसीलिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड भी। तो इनका जो दोनों मिल के क्या करते हैं कि जब आप डो बना रहे होते हो, आप केक का बिस्किट का जो डो बना रहे होते हो, उस डो में जैसे पानी के कांटेक्ट में आता है तो टार्टरिक एसिड अपने एसिड का वर्क करने लगता है, जो बाइकार्बोनेट है बेसिक होता है, दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे में वो बिटर टेस्ट नहीं आता और CO2 के फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, वो अच्छा फ्लफी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यही हो रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और इसके अलावा टार्टरिक एसिड के लिए मैंने एसिड का फॉर्मूला शो कर दिया है, यहाँ पर H+ दिया है। अब देखिए हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, सोडियम आयन फॉर्म सोडियम टार्टरेट सॉल्ट, वो क्या तैयार कर रहे हैं, सोडियम टार्टरेट सॉल्ट तैयार कर रहे हैं इन वाटर। अब होगा क्या, इफ ओनली सोडियम, जो मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा को यदि हम केक बनाने में यूज करते हैं तो क्या होगा, द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म व्हेन इट बाय द एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग विल बिटर टेस्ट। मतलब आपने सिर्फ इसको ले लिया और अब आप लोग किसी चीज बना रहे हो, हीट कर रहे हो, तो यहाँ बनेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट, CO2, और ये तो ये क्या होगा भाई, बेसिक कार्बोनेट है आपका, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट दिखाई पड़ा तो बेसिक नेचर का हो गया, इसका मतलब कि बिटर टेस्ट इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब बेकिंग पाउडर कब अपना वर्क करेगा, जब पानी लोगे, क्योंकि तभी एसिड अपने वर्क को दिखाई पड़ शो कर पाएगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर पाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो आप ध्यान रखिएगा केक बिस्किट बनाने में हम बच्चों बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं। किसी चीज को जल्दी पकाना है तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिए बेकिंग पाउडर ही फ्लफीनेस के लिए बनाइए। फिर नेक्स्ट आ गया ब्लीचिंग पाउडर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग से समझ में आ रहा है कुछ ब्लीच करने में यूज हो रही है। फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, यहाँ लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला CaOCl2, जिसका देखो बोलते हैं हम क्या है यहाँ पे, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, क्या, क्लोराइड ऑफ लाइम। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपको शॉर्ट सुपर, क्योंकि रिवीजन करा रही हो और लगातार पढ़ाती जा रही हो तो चाय की जरूरत तो जरूर पड़ती है ना। तो लाओ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द स्लैग लाइन, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैग लाइन है, इसमें आप क्लोरीन गैस को जैसे प्रोवाइड, इसमें क्या करोगे, पास करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, रिएक्शन है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं आपको भी पता है, ब्लीचिंग पाउडर एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, जर्मिसाइड जिसको बोलते हैं, इस टाइप स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल में यूज करते हैं, ब्लीचिंग सिल्क और वुल स्पेशली ब्लीच, सही समझ में आ रहा है। इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज टू ऑब्टेन वेरियस केमिकल प्रोडक्ट। इसके अलावा इट इज मेनली यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, जो मैंने बताया कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इन सबको ब्लीच करने में यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया कास्टिक सोडा, आपने पढ़ा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH जिसको हम बोलते हैं। तो आपको पता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH है, और ये क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है। और क्लोर अल्कली प्रोसेस बच्चों एग्जाम में बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू हम क्या तैयार करते हैं, NaOH को तैयार करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक लिखा है कैसे, देखिए यहाँ पे आपके सामने है ब्राइन, तो यहाँ लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, उसमें हमने क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, और जैसे ही पास की दैट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। मतलब आपको यहाँ पे तीन चीजें दिख रही हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कास्टिक सोडा तो मिल रहा है, लेकिन क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोरीन से क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, एग्जाम में जरूर बना लेगा, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट उसमें भी यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जितने हैं उसमें भी, ऐसे लाइक रेयन में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में यूज करते हैं, प्यूरिफाइंग करते हैं बॉक्साइड के उसमें भी यूज करते हैं। इसके अलावा रिफाइनिंग में, डाइज में, ब्लीचिंग, बहुत सारी जगहों पे इसको यूज किया जाता है। अब आ गया लास्ट
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीओपी भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है बच्चों, जिप्सम से। जिप्सम भी अपने आप में बहुत ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला देखिए सामने है आपके, CaSO4 2H2O, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, 2H2O इसको बोलते हैं। तो CaSO4 2H2O इज अ जिप्सम, और जिप्सम से प्रिपेयर होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे प्रिपेयर होता है, जब आप जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ पे लिखा है CaSO4 2H2O, that is gypsum is called sulfate containing 2 molecule of water of crystallization, जो मैंने आपको बता दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिसको हम कितने पे करते हैं, टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, किल्न होता है, उस किल्न में उसको हीट किया जाता है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, इट लॉसेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर, कितना, 3/4 ऑफ इट्स वाटर, एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब half H2O। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CaSO4 half H2O। ये क्या है, ये है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। और जब CaSO4 2H2O होता है तो ये होता है जिप्सम, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जिप्सम बोलेंगे, ठीक है ना। तो जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 3/4 पार्ट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और बचता क्या है, CaSO4 half H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। बढ़िया चीज है पीओपी, लेकिन ज्यादा पानी को कंज्यूम करता है, बहुत जगहों पे इसको यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जगह पे यूज करते हैं कहाँ पर, फ्रैक्चर्ड बोन, देखा है ना आपने, जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर किया जाता है, वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जितना वाटर के कांटेक्ट में वो आएगा उतना वो हार्ड होता जाता है। तो इट इज यूज बाय डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन एट राइट पोजिशन, मेकिंग प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, ओके। इसके अलावा जितने डेकोरेटिव आइटम्स हैं, स्टैच्यू हो गया, डेकोरेटिव आइटम हो गया, वॉल की सीलिंग विलिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी हम करते हैं पीओपी के थ्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका मैंने फिनिश कर दिया है, और ये चैप्टर को बड़े ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। जहां कहीं भी कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अब इसके मैं लेकर आऊंगी एमसीक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत जल्दी, फिर आप उसको भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए for more informative videos and shorts and important questions. Okay, thanks for watching this. Bye bye.